अगर आपके जीवन में कोई ऐसा एक व्यक्ति मौजूद हो जो आपकी वो बातें सुन पाए, आपकी वो बातें समझ पाए और आपको एक रियश्योरेंस दे पाए कि यार ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कि जब उनको लगता है कि नाउ आई नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूं। ये अड़चने 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपके जीवन में है, पर्सनल, सोशल या काम के सिलसिले में, तो मुझे लगता है आपको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है तो वो दिन में कितना टाइम निकाल पाए और उसकी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो। कुछ लोगों के जीवन में वो अच्छे लोग जो सुन पाए, समझ पाए, बिना जज किए, वो नहीं होते हैं। ये मैं मानता हूं। तो मैं उन लोगों के लिए ये रेकमेंड करूंगा कि आप लिखो ना। कब एक नॉर्मल इंसान को साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए कि उनका स्ट्रेस लेवल अब मैनेज के बाहर है और उनको एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए? फर्स्टली दिव्य, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस स्पेस, टू योर प्लेटफॉर्म। इट्स रियली वंडरफुल कि आप एक जगह दे रहे हैं, एक डिस्कशन रूम दे रहे हैं मेंटल हेल्थ को समझने के लिए बेहतर तरीके से। जी। आपका सवाल जो है कि कब पता चलता है कि हमें एक साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन या एक राय लेनी चाहिए, एक बात करनी चाहिए, वो तब है जब हमारे जीवन में, या तो हमारे पर्सनल लाइफ में, या तो हमारे रिश्तों में, या तो हमारे काम में कहीं ना कहीं कोई अड़चन लंबे समय तक रह रही है, जा नहीं रही है ये अड़चन। ये अड़चन हो सकती है कि पर्सनल लाइफ में मान लीजिए आपको, आपके मन में कोई पॉजिटिव ख्याल ही नहीं आ रहे हैं, आपका मूड नेगेटिव रह रहा है ज्यादा टाइम, या तो आप डरे हुए हो, या तो आप उदास हो, या तो हो सकता है मूड के बारे में कुछ नहीं लेकिन आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, या नींद सही से नहीं आ रही है, या आप टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो। ये आपके पर्सनल में ये सारे अड़चन आते हैं हमारे लाइफ में। रिश्तों में अड़चन कैसे आते हैं कि रिश्ते में खुशियां नहीं होती, रिश्ते हेल्दी नहीं होते, रिश्तों में झगड़े बहुत होते हैं, रिश्ते टूटते रहते हैं, अच्छे सही सॉलिड रिश्ते बन नहीं पाते हैं। तो ये हमारे अड़चन है जो रिश्तों में आते हैं। रिश्तों में जाने से भी कुछ लोग कतराते हैं, ये भी एक अड़चन हुआ। करेक्ट, राइट। और आखिरी में हमारे काम के सिलसिले में हमें कभी कभार होता है कि आनंद ही नहीं आ रहा काम को लेकर, एंजॉयबल नहीं है वर्क से ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा है। काम में कोप कैसे करना है काम को लेकर या कलीग्स को लेकर, ये भी एक अड़चन हो सकती है कुछ लोगों को। ये अड़चने जो है 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते की बात नहीं है, ये अड़चने 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपके जीवन में है, पर्सनल, सोशल या काम के सिलसिले में, तो मुझे लगता है आपको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए ताकि आपकी ये अड़चने जो है रास्ते से हट जाए। उस अड़चन को हटाने का ही काम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का है या एक साइकोलॉजिस्ट का है। आपके करियर के टाइम पे या फिर आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व करा है कि कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, कब वो खुद से पूछे कि क्या मैं साइकोलॉजिस्ट, उसकी जरूरत है या नहीं है? हमारे फील्ड में एक किताब है, उसको हम डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये DSM-5 5th एडिशन है इस किताब का। ये कुछ 60-70 साल से अपडेट हुआ जा रहा है। नॉलेज जो है हर एडिशन के साथ और एडवांस होता है। इसमें कम से कम 200 डिसऑर्डर्स हैं अलग अलग प्रकार के, जो अलग अलग कैटेगरीज में होती हैं। और हर डिसऑर्डर्स की एक क्राइटेरिया होती है, एक 7 से 8 सिम्टम्स होते हैं। उसमें से अगर 5 सिम्टम कम से कम पाए जाए तो हम कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो सिम्टम्स जो है बहुत अलग अलग होते हैं। किसी को जो मैं देखता हूं ज्यादातर, वो यूजुअली हमारे इमोशनल बेसिस के सिम्टम्स होते हैं, हमारे इमोशंस के सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि ज्यादा देर तक उदास रहना, मन नहीं करना। ज्यादा देर मतलब थोड़ा कितना, 1 दिन 2 दिन 3 नहीं, जैसे मैंने कहा 2 हफ्तों से ज्यादा। अच्छा, कुछ लोग 2 महीनों तक उदास रहते हैं। ये सही नहीं है। करेक्ट। हम 1-2 दिन के लिए अगर हम उदास हैं, कुछ हो गया, नुकसान हो गया, चलो हमारा इन्वेस्टमेंट बिगड़ गया, पोर्टफोलियो खराब हो गया, तो हम 2 दिन स्ट्रेस्ड रहते हैं, उदास रहते हैं, नॉर्मल है। लेकिन 2 महीनों तक अगर हमारी बेसिक नेचर ही थोड़ी उदास टाइप है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है, हम तकलीफ में हैं। राइट। तो इमोशंस को लेकर या तो उदासी होती है या तो बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं लोग, जिसको हम एंग्शियसनेस भी बोलते हैं।
एंजाइटी, करेक्ट, राइट, डर में जीना, डर में रहना हर वक्त कि क्या होगा, कुछ बुरा होने वाला है, इस बात का डर। तो इमोशंस से जुड़ी हुई सिम्टम्स हम देखते हैं। और ज्यादातर मैं देखता हूँ रिश्ते जब बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाती हैं, चाहे वो रिश्ते हमारे माता पिता की हो सकता है कि वो समझ नहीं रहे हैं, कभी कोऑपरेट नहीं कर रहे, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, रिस्पेक्ट की कमी है। हो सकता है यही माता पिता नहीं बट पार्टनर की है, वाइफ हो सकती है या हस्बैंड हो सकता है, जिसके साथ आपका तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। तो जब रिश्ते हमारे जीवन में अफेक्ट होती हैं, सही से नहीं चलती है, तब भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है अफेक्ट होता है। करेक्ट। तो ज्यादा देर तक अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो यही मैं देखता हूं कि लोग आते हैं, या तो रिश्ते की वजह से दिक्कतें होती है, या तो इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ पाते, नेगेटिव इमोशंस इंसान को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर जाते हैं। तो ये मैं देखता हूँ। आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है तो वो दिन में कितना टाइम निकाल पाए और उसकी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो? जब भी कोई मेरे साथ बैठता है, मैं उनको बोलता हूँ कि आपके जीवन में जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशंस मैं अपने जेब में लेके नहीं घूम रहा हूँ। करेक्ट। सॉल्यूशंस हर एक के अपने अंदर से आते हैं। मेरा काम होता है उनके साथ को वर्क करना, उनके साथ उन सॉल्यूशंस की खोज करना जी। और हर एक व्यक्ति के लिए वो प्रैक्टिसेस जो आप पूछ रहे हो, वो क्रियाएं अलग होती हैं। ओके। कुछ लोग अपने मन को शांत करने के लिए पसंद करते हैं किसी से बात करना, कुछ लोग पसंद करते हैं एक मूवी देखना, कुछ लोग पसंद करते हैं लिखना। ओके। सो हर एक के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं। जरूरी ये है कि आप पहचानते हो क्या कि आप कैसे अपने मन को शांत करते हो, रिलैक्स करते हो, काम डाउन करते हो, क्योंकि और ये रोज करनी जरूरी है। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? कि ताकि हमारी एक हाइजीन मेंटेन रहे। यस। हम अपनी टीथ ब्रश करते हैं क्योंकि हमें फ्रेशनेस चाहिए। Yes. वैसे ही मन में भी एक क्लीनिंग, मन में भी एक प्रकार का एक रूटीन होना चाहिए, एक रिचुअल होना चाहिए जो डेली किया जाए। और वो हर एक के लिए अलग भी हो सकता है, राइट? सबकी स्किन टाइप एक जैसी नहीं होती, तो सबका सोप भी एक जैसा नहीं होता। वैसे ही सबकी क्रियाएं जो मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, वो भी अलग अलग होती हैं। एक साइकोलॉजिस्ट से आप जब बात करोगे, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे हम क्यूरेट कर सकते हैं कि क्या वो 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे का रिचुअल हो सकता है जो आपको और ज्यादा सूट करेगा और जो आप डेली करने में आपको मजा भी आएगा और उसका फायदा आपके मेंटल हेल्थ को भी है। सो कुछ कॉमन चीजें हैं कि आप जो ऑलमोस्ट 90% लोगों पे काम कर सकती हो। ओपन अप, खुद की अंदर की जो बातें हैं उसको व्यक्त कर पाना। कैसे व्यक्त होता है? बहुत सारे तरीके हैं। आप एक खाली पन्ने पे अपने थॉट्स को, जो भी चिंता है, जो भी नेगेटिव थॉट है, जो भी गुस्सा है, जो भी नेगेटिविटी हमने पाल रखी है या जो हमारे जीवन में बुरा हो रहा है, उसको हम लिख सकते हैं। एक जरिया है वो अपने अंदर के आप बोल सकते हैं इमोशंस को बाहर निकालने का। ये इमोशंस को बाहर निकालना एक क्रिया है, बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने आप को व्यक्त कर पाए, करेक्ट, राइट, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और एक्सप्रेस करना साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। आप सोच सकते हैं जब आपके लाइफ में कोई चैलेंज हुआ हो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा एक व्यक्ति मौजूद हो जो आपकी वो बातें सुन पाए, आपकी वो बातें समझ पाए और आपको एक रियश्योरेंस दे पाए कि यार ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम हैं, साथ में हैं। ये चीज भी तब होती है मुमकिन जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। करेक्ट। अगर हम अपनी बातें दबाने लगे, हम माइंड में ही कैलकुलेशन करने लगे कि नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, नहीं ये तो सही नहीं हो रहा, वो नहीं। माइंड में बहुत ज्यादा ओवरवर्क हो जाता है ब्रेन। ब्रेन का कैलकुलेशन इजी होता है जब आप एक पेन और पेंसिल लो या आप किसी से बात करो, काम होता है उस टाइम। हाँ, वो फ्लो होने लगता है। और ये चीज बहुत जरूरी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि हम एक कहीं ना कहीं हम एक सोशल एनिमल है। हमें सोशल कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रोल प्ले करती है। और जब ये ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों के जीवन में वो अच्छे लोग जो सुन पाए, समझ पाए बिना जज किए, वो नहीं होते हैं।
ये मैं मानता हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए ये रेकमेंड करूंगा कि आप लिखो ना। यस बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। यस अपने खुद का एक पार्टनर होना जरूरी है। वो जब हम बनने लगेंगे तो आप नोटिस करोगे धीरे धीरे कि और अच्छे लोग भी आ रहे हैं अपने पास। करेक्ट। इसमें एक और पॉइंट है, कुछ लोगों के कोपिंग स्ट्रेस अगर है तो हम जो चीजें करते हैं वो कोप करने के लिए करते हैं, या स्ट्रेस कम करने के लिए करते हैं, या एक अच्छी लाइफ जीने के लिए करते हैं। कुछ लोगों की कोपिंग की स्ट्रैटेजीज कभी कभी नेगेटिव होती है, अनहेल्दी हो जाती है। जैसे अपने आप को नुकसान पहुंचाना, यस ये भी कुछ लोगों की कोपिंग होती है। ये भी हम देखते हैं कि होता है। मनुष्य के लाइफ में ऐसे स्ट्रेसेस आते हैं जब वो इस तरह से कोप करते हैं, खुद को चोट पहुंचाना, खुद को नुकसान पहुंचाना, या कभी कभी हो सकता है किसी और चीज से, लाइक ड्रग यूज है, यस या किसी चीज से एडिक्शन है, वो भी एक कोपिंग का जरिया है। ये समझना बहुत जरूरी है। वो अपने जीवन के स्ट्रेस से जूझने के लिए एक रास्ता ढूंढा है, लेकिन ये रास्ता जो है गलत है। गलत नहीं कहूंगा, ये नुकसानदायी है। ये इन योर बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है। इससे भी बेहतर उपाय है, इससे भी बेहतर रास्ते हैं। हमें किसी को जज नहीं करना होता है। एज साइकोलॉजिस्ट हमारी ट्रेनिंग भी होती है कि हम किसी को भी कोई भी रास्ता चुनने के लिए जज नहीं करते हैं, क्योंकि वो दे डोंट नो बेटर, और दे डिडंट नो व्हाट इज अ बेटर रूट। दिस वाज द वे दे लर्नड टू कोप। इस तरह से उन्होंने स्ट्रेस से कोप करना सीखा। अभी वो सीखा जो है उसको अनलर्न करना और फिर से एक नए कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करना, ये हमारे लिए हेल्दी कोपिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। फूड इज अ वेरी हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजी, प्रोवाइडेड वी ईट गुड फूड, हेल्दी फूड। अच्छा, आपने तकरीबन 9 साल से ज्यादा डिप्रेशन पे रिसर्च करा है, राइट? क्या सिम्टम्स देखने चाहिए, या फिर क्या सिम्टम्स उनके अंदर आते हैं कि जब उनको लगता है कि नाउ आई नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ? सिंपल तो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स चीज है। डिप्रेशन एक काफी बहुत कॉमन इलनेस बन चुकी है अभी। तकरीबन 1 in 4 इंडिविजुअल्स को डिप्रेशन होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ और द अदर। तो अगर एक कॉमन थ्रेड है वो ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ टर्न हो रही है। उंगलियां जो है हम खुद पर पॉइंट कर रहे हैं, खुद को देखने की दृष्टि जो है नेगेटिव सी हो रही है। और ये सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आपको उलझा कर रख रहे हैं कि आप अपने आप को जब देखते हो आप सोचते हो कि यार मेरी लाइफ तो अच्छी नहीं है, यार मेरी लाइफ तो ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, पेरेंट्स ठीक नहीं है, लाइफ ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है, मुझसे कुछ ठीक से हो नहीं रहा। ये जो एक पैटर्न होता है, आपकी इंटेलिजेंस काम कर रही है, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस आपके हित में नहीं है, आपके अगेंस्ट टर्न हो चुकी है। इमेजिन आप एक कमांडर इन चीफ हो आपकी आर्मी की, और आपकी आर्मी गई है बैटलफील्ड में लड़ने के लिए। निशाना किस पे होना चाहिए? दुश्मन पे। दुश्मन पे। लेकिन यहां पर डिप्रेशन में कैसा होता है, निशाना कई बार आपके ही ट्रूप्स, आपके ही बटालियंस आप ही पर निशाना ताने बैठे हैं। तो ये क्या हो गया? सेल्फ सैबोटाज हो गया, या सेल्फ क्रिटिसिज्म, या सेल्फ जजमेंट हो गया। ये बहुत अक्सर हम देखते हैं डिप्रेशन में कि लोगों की अपने आप को देखने की जो एक दृष्टिकोण है वो नेगेटिव सी हो रही है। और ये बहुत सारे वजह के वजह से हो सकते, बहुत सारे रीजन से हो सकते। एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसके माता या पिता हैं, अगर आपने उसको डांट दिया, बोला ये क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू लाइक दिस, दिमाग नहीं चल रहा क्या, या आप उसके बॉडी पे कोई कमेंट करते हो, मान लो 5-6 साल का बच्चा है और आप उसको बार बार बोलते हो इतना काला है, हाँ तेरे को बोलता हूँ ये क्रीम लगा, क्यों नहीं लगाता है, शादी कैसे होगी तेरी। लोग करते हैं ये भारत में, स्किन पे, मोटापे पे, हाइट पे जज करते हैं, लोग जज करते हैं। अगर किसी ने जज ही नहीं किया होता वो सोचता ही नहीं इन विषयों पर, वो सोचता ही नहीं कि मेरे में कुछ कमी है, मैं कहीं कमजोर हूं, मैं कहीं दूसरों से वर्स हूं। ये तब होता है जब बाहर से कोई ना कोई इंटरवीन करता है, और यूजुअली ये हमारे अपने ही होते हैं। जो हमारे अपने बोल लो, टीचर्स बोल लो, स्कूल में पीयर्स बोल लो, यहां से हमें अपनी जजमेंट्स मिलती है। लेकिन क्या होता है एज वी एज, ये बहुत जरूरी है कि ये जजमेंट्स आए, ये मेरे थे क्या, अगर ये किसी और के थे उनको लौटा दो,
क्योंकि ये तुम्हारे खुद के विचार नहीं है खुद के बारे में, और खुद के विचार खुद के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको क्लीन अप करो। तो डिप्रेशन में हम यूजुअली इसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में एक चीज बोलते हैं, रीफ्रेमिंग। अपने थॉट्स, अगर आपने स्नाइपर के टीम को भेजा है दुश्मन को गिराने के लिए, वो स्नाइपर तुमको ही गिराने के लिए तैयार है, कैसे चलेगा ऐसे? तो ऐसे नहीं चलेगा। तो उनको वापस से रीफ्रेम करना पड़ेगा, हेलो दुश्मन मैं नहीं वो है, राइट? तो ये एक एग्जाम्पल था, लेकिन बुद्धि को हमारे हित में यूज करना, इंटेलिजेंस शुड वर्क फॉर अस। और यही इंटेलिजेंस मैं कह रहा था प्रीवियसली कि आप एक डायरी में अगर लिखते हो, सोचो ना तुम बेस्ट फ्रेंड हो तुम्हारा, वो इंटेलिजेंस ही है तुम्हारा जो तुम अपने हित में यूज कर रहे हो ताकि तुम्हारा कुछ बेटर वर्क हो। सर, हाउ पावरफुल इज आवर ब्रेन? मैंने पढ़ा था कि लाइक इट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि वो ही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो अगर ये गलत दिशा पे चला गया, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग है, आपके साथ काम कर रहा है आपका ब्रेन, तो यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। बट अगर ये विपरीत दिशा में गया, देन इट कैन ऑल्सो डैमेज यू लाइक एनीथिंग। तो उसके ऊपर लाइक व्हाट आर योर थॉट्स? बहुत से फिलोसोफर्स ने कहा है कि आप जैसे सोचते हो वैसे बनते हो। तो इफ यू थिंक यू कैन, अगर आप सोचते हो कि मेरे से नहीं होगा, चांसेस आर नहीं होगा। जो ओलंपिक में गोल्ड लाते हैं और जो भगवत गीता में एक श्लोक है वो सेम है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आर वर्किंग ओनली ऑन दिस मोमेंट। दे आर फोकस्ड ऑन गिविंग देयर बेस्ट, डूइंग देयर बेस्ट। मेरे से जो होने वाला है अब मैं करने वाला हूं अब। वो ये नहीं सोच रहे मैं कैसे करूंगा, मेरे से होगा क्या, अरे मेरे से भी बेहतर लोग मेरे साथ खड़े हैं। अगर आपने ऐसा सोच दिया, आप सेकंड आओगे या लास्ट आओगे, फर्स्ट नहीं आओगे। हो सकता है फ्लूक में हो सकता है चीजें, लेकिन माइंड कितनी पावरफुल है। ये एक माइंड जो है, एक ब्रेन जो है हमारी एक मसल है, एंड इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। मसल भी है, अलग अलग उसमें लेयर्स है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। रिसर्च ने देखा है कि जब कोई डिप्रेशन में जाता है, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। उसकी ब्रेन की अलग अलग पार्ट्स एक्टिव नहीं है। जैसे आप एक पर्सन को देखो, अगर वो मेडिटेशन में है, डीप मेडिटेशन में है, या तो कोई बहुत ही पॉजिटिव एक्शन में लगा हुआ है, मान लो कोई क्रिएटिविटी कर रहा है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, तो उसका ब्रेन जिस तरह से न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं उसके ब्रेन में, उसको कंपेयर करके डिप्रेशन से जूझने वाले व्यक्ति का ब्रेन कंपेयर करोगे तो एक्टिविटी लेवल में फर्क है। आप ऐसे सोचिए कि एक मसल है, अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो आप उसको खो दोगे। हमारी बॉडी की भी मसल्स ऐसी होती है। Correct. अगर आपको वेट लिफ्टिंग की आदत नहीं है तो वो मसल्स वहां पर नहीं काम करने वाले। लेकिन अगर आप रोज उसकी फिटनेस मेंटेन कर रहे हो, रोज हेवी वेट्स कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मसल्स मजबूत रहने वाले हैं। रोज 2 किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति का काफ मसल और रोज कहीं नहीं चल के जाने वाले व्यक्ति का काफ मसल में फर्क होता है 100%। सेम इज द ब्रेन। कुछ अनरियलिस्टिक नहीं बोलूंगा मैं, लोगों ने बहुत कुछ बोला है कि ब्रेन की फुल पोटेंशियल हमने एक्सेस नहीं किया है, ऐसे सब थियोरीज है, इसमें मुझे विश्वास तो नहीं। लेकिन हाँ, ब्रेन को सही दिशा देना और ब्रेन को एक्टिव रखना, राइट, उसको चुनौतियों की जरूरत है। अगर स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बोला था, इफ योर ड्रीम्स एंड गोल्स दे आर नॉट स्केरिंग यू, मतलब कुछ गड़बड़ है, राइट। डर होना चाहिए थोड़ा तो, बट उसको भी ओवरकम करना जरूरी है। वो फियर को भी ओवरकम करते हुए यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव। सो इसमें क्या आता है, ब्रेन ही काम करता है। जब कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ब्रेन उतना कंफर्टेबल है, उसकी एक्टिविटी को स्ट्रेच करनी है तो उसको वर्कआउट देना है हमें। क्या मेडिटेशन से डिप्रेशन से लड़ा जा सकता है? 100% यस। और इसलिए बिलीव करता हूं क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो साइंस ने इसको ये अनहेल्पफुल है करके प्रूव नहीं किया है, हेल्पफुल है, यही प्रूफ आ रहा है साइंस से। और ये टाइम टेस्टेड है। हर एक कल्चर में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा शांत बैठ के ध्यान लगाना उनके प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मेडिटेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगेन इसमें बहुत वैरायटी है, अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं मेडिटेशन के लिए।
तो अलग अलग ओपिनियंस हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल एक ही है कि हम अपने अटेंशन को केंद्रित करते हैं, हम अंदर जाते हैं, हमारे थॉट्स को देख पाते हैं, और जब हम रियलिटी से और करीब जुड़ते जा रहे हैं। अब कोई इलनेसेस है मन के जो रियलिटी से आपको अलग कर देता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आती हैं। यहां पर आपकी मन वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, जो रियल है, असली है, उससे अलग आपका मन बिलीव कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये मेडिटेशन का गोल नहीं है। मेडिटेशन का गोल रियलिटी से जुड़ना है। आपके अंदर क्या हो रहा है रियली, सांस कैसे आ रही है जा रही है, रियल थॉट्स में क्या रियली हो रही है, राइट, यही है मेडिटेशन। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है, आपको और ज्यादा काम करता है, और ज्यादा सेंटर्ड करता है, आपकी इंटेलिजेंस को और शार्प करता है, राइट, ताकि चीजें आप सही और गलत में फर्क भेद कर पाओ। बुद्धिज्म वाज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। जो रिसर्च हमारे साइकोलॉजी में आज है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन नॉलेज विच हैज गॉन अब्रॉड, और वो माइंडफुलनेस बन के आपको आज वापस आया है माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी के फॉर्म में। नाम चेंज हो गया। वो है तो आपके ध्यान, क्रिया और धारणा यही है। आज जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, डू यू फील कि एक कंपनी के अंदर एटलीस्ट वन साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है? क्योंकि आज वर्क लाइफ बैलेंस पूरा टॉस पे गया है, एंड पीपल आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग मेंटेनिंग द वर्क लाइफ बैलेंस, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता ही है। सो व्हाट यू फील कि लाइक साइकोलॉजिस्ट शुड टॉक टू अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, हाउ फ्रीक्वेंट ये सेशंस होना चाहिए उनके साथ? देखिए, एक नहीं दो होना चाहिए, दो लोग होने चाहिए, ताकि आपको अगर एक से कंफर्ट नहीं है तो आप दूसरे के पास जा सकते हो। बिल्कुल, राइट। यहाँ पे भी साइकोलॉजी भी एक किसी डॉक्टर के तरह ही है। आप किसी एक डॉक्टर के पास कोई ओपिनियन लेते हो, सेकंड ओपिनियन भी लेते हो, राइट, और वो अपने हित में ही होता है। दो ओपिनियंस लेना अपने हित में ही होता है। आई थिंक कंपनीज धीरे धीरे ये समझ रही हैं कि मेंटल हेल्थ ऑफ द वर्कफोर्स इज क्रिटिकल टू प्रोडक्टिविटी, टू परफॉर्मेंस, टू द बॉटम लाइन प्रॉफिट्स, राइट। मेंटल हेल्थ अगर डिटेरियोरेट हो रहा है कल्चर के वजह से, प्रॉब्लम्स हैं जो अनएड्रेस्ड है, तो परफॉर्मेंस भी उन कंपनियों का नीचे जाता है, एट्रिशन रेट बढ़ जाता है, लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे टैलेंट को आप रिटेन नहीं कर पाते हो। बिल्कुल। लीडरशिप में अगेन टॉक्सिक बिहेवियर्स भी आ सकती हैं, हरासमेंट हो सकता है, बुलिंग हो सकता है, और आप न्यूज में भी पढ़ते हो कि कैसे टॉक्सिक वर्क प्लेसेस को आज पब्लिकली शेम करने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो अगर आपकी कंपनी मेंटल हेल्थ में इन्वेस्टेड नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही एक वार्निंग है कि आज के समय में हमको मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना इज नॉट इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए, जैसे आप फिजिकल हेल्थ को देते हो। द गुड पार्ट इज मेनी कंपनीज हैव रियलाइज्ड इट ऑलरेडी। देयर आर साइकोलॉजिस्ट, देयर आर कंपनीज एसोसिएटेड विथ like third party services associated with the companies to give 24/7 counseling services, workshops on mental health awareness. What I feel is that कि क्योंकि mental health दिखता नहीं है, no one can see what you are feeling. Physical है, कुछ चोट लगी है तो everyone can see, अरे बाप रे यहाँ पे लग गया है तो इसको recover होना चाहिए. But the only thing is कि mental health can only be felt by the person who is actually feeling it. So वो दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि वो डिप्रेस्ड है, उसको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, वो स्ट्रेस में है. So that is one of the biggest concern कि when someone is saying, so other people should take it seriously and they should consult the psychologist and there should be sources available कि जहाँ पे वो साइकोलॉजिस्ट को इजीली अप्रोच कर सके.